हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। ईएसआईसी, यूडीसी, स्टेनो और एमटीएस का जिन जिन स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा है वो स्टूडेंट्स इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको ईएसआईसी के बारे में हर वो अपडेट दी है, चाहे वो यूडीसी, स्टेनो, एमटीएस, सैलरी स्लिप के बारे में, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में, कट ऑफ के बारे में भी मैंने आपको सारी अपडेट्स दी हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, आई बटन में वो आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज़रूर ज्वाइन करिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको हर एक चीज़ की पीडीएफ डाली हुई है, ठीक है। तो वो वहाँ पे आपको मिल जाएगी, पेपर से लेके आपका कट ऑफ वगैरह की सब मैंने डाला हुआ है, ठीक है। तो आज मैं आपको ट्रांसफ़र पॉलिसी के बारे में मैं बताऊंगा कि आपकी ट्रांसफ़र पॉलिसी आपकी क्या रहती है, चाहे वो यूडीएस की पोस्ट हो या स्टेनो एमटीएस की, ठीक है। तीनों में आपकी क्या रहती है, ठीक है। कब कितने ईयर्स बाद आप जो है वो आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं अपनी पीडीएफ की तरफ और वहाँ पे मैं बताता हूँ कि आपकी क्या क्या कंडीशंस रहती हैं, ओके। जैसा कि आप ये पीडीएफ देख रहे हैं, इसमें हम नीचे चलेंगे और आपको कंडीशंस के बारे में बताएंगे कि आपको क्या क्या कंडीशंस रहती हैं। इसमें दिया गया है कि जब आप रीजनल ट्रांसफर्स लेते हैं, ठीक है, अपनी खुद की रिक्वेस्ट है, तो वो सिर्फ असिस्टेंट कैडर तक ही आपका लिमिटेड रहता है, जो कि आपका अपर डिविजनल क्लर्क और मल्टीटास्किंग स्टाफ तक का रहता है, ठीक है। पहला पॉइंट में आपका दिया गया है कि अगर कोई भी ऑफिशियल से असिस्टेंट या अपर डिविजनल क्लर्क है, ठीक है, अगर वो ट्रांसफ़र लेता है तो वो जो दूसरा आपका रीजन होगा वहाँ पर आपका अपर डिविजनल क्लर्क, मतलब बेस कैडर जो होता है अपर डिविजनल क्लर्क असिस्टेंट का, उसी की पोस्ट पर ही आपका जाएगा। मतलब आपकी जो सीनियरिटी है वो आपकी लूज हो जाती है। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसा ऑफिशियल जो लोअर डिविजनल क्लर्क या मल्टीटास्किंग स्टाफ है, तो वो जब वो ट्रांसफ़र उसका किया जाएगा तो वो मल्टीटास्किंग स्टाफ के तौर पर होगा, जो कि इसका बेस कैडर होता है, ठीक है। और इसके बाद कोई भी ट्रांसफ़र लोअर डिविजनल क्लर्क आपका नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि कोई भी डायरेक्ट कोटा कुछ भी ऐसा नहीं रहता है, ठीक है। अब इसके बाद हम ट्रांसफ़र नीचे चलेंगे तो इसमें दिया गया है कि इंटर रीजनल ट्रांसफ़र जो होते हैं वो अपने ओन बेसिस पे होते हैं और साथ ही साथ वैकेंसी पे डिपेंड करते हैं कि आपकी वैकेंसी वहाँ पर अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। फिर दोज ऑफिसर्स हुआ कंप्लीटेड 3 ईयर, जिन्होंने 3 साल की सर्विस पूरी कर ली है, ठीक है, मतलब प्रोबेशन पीरियड को मिला के, ठीक है, प्रेजेंट स्टेशन में, वो ट्रांसफ़र्स के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हो जाते हैं इस पॉलिसी के तौर पे। लेकिन जिन्होंने प्रोबेशन जो है अपना कंप्लीट नहीं किया है वो इंटर रीजन ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। जबकि ट्रांसफ़र फॉर उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा, मतलब उत्तर प्रदेश और हरियाणा रीजनल ऑफिस के लिए, ठीक है, 4 साल का ये क्राइटेरिया जो है वो आपका रखा गया है। बाकी हर जगह के लिए आपका 3 साल का क्राइटेरिया है, यूपी और हरियाणा के लिए आपका 4 साल का क्राइटेरिया रखा गया है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, देयर वुड बी नो इंटर रीजन ट्रांसफ़र एमंग आरओ दिल्ली एंड हेडक्वार्टर ऑफिस, ठीक है। कोई भी दिल्ली आरओ और हेडक्वार्टर में आपका कोई भी ट्रांसफ़र जो है वो आपका नहीं अप्लीकेबल होगा। फिर आपका है क्राइटेरिया फॉर फिक्सेशन ऑफ सीनियरिटी और इंटर ट्रांसफ़र केसेस विल बी एज फॉलोज, ठीक है। इसमें आपका दिया गया है कि जो आपकी सीनियरिटी होती है ट्रांसफ़र की, वो फिक्स्ड की जाती है सभी एम्प्लॉय की, ठीक है, अपॉइंटेड ड्यूरिंग द ईयर इन द रिसीव्ड रीजन, मतलब जिस टाइम पे वो अपॉइंट होते हैं उसी के अकॉर्डिंगली आपकी रहती है। द इंटर ऐसी सीनियरिटी ऑफ पेरेंट रीजन विल बी रिमेंड अनडिस्टर्ब्ड, ठीक है, मतलब जो आपका पेरेंट रीजन होता है जहाँ पे आप ज्वाइन करते हो, ठीक है, वो क्या रहता है, वो अनडिस्टर्ब रहता है इंटर सीनियरिटी से। फिर इसके बाद क्या रहता है कि इन केस इंटर रीजनल ट्रांसफ़र टेक प्लेस फ्रॉम मोर देन वन रीजन, देन द इंटर ऐसी सीनियरिटी ऑफ सच ट्रांसफरेज विल बी फिक्स्ड एट अंडर। मतलब होता क्या है कि मान लीजिए कि आपने क्या किया, आपने पहले ज्वाइन किया एमपी में, फिर इसके बाद एमपी से आप ट्रांसफ़र होकर आपने रीजन वाइज ट्रांसफ़र ले लिया यूपी में। अब यूपी में क्या होता है कि आपकी जो सीनियरिटी होती है, क्योंकि आप जब वहाँ पे जाते हो तो आपकी सीनियरिटी पूरी तरीके से लूज होती है, तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि वो किस तरीके से फिक्स की जाएगी। तो लिखा हुआ है द सीनियर ऑन द बेसिस ऑफ ईयर ऑफ रिक्रूटमेंट एमंगल्ट द ट्रांसफरी विल रिमेन सीनियर इन द रिसीव्ड रीजन, ठीक है। कि बाकी सबसे क्या होगा कि मतलब जब कोई भी नया उस ईयर में अपॉइंट होगा कोई भी स्टूडेंट, तो फिर क्या रहेगा कि जो ट्रांसफ़र होकर आएगा वो उन सब में सबसे ज़्यादा आपका क्या होगा, सीनियर माना जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि इन केस ऑफ 2 और मोर ट्रांसफर बिलोंग टू द सेम ईयर रिक्रूटमेंट द सीनियरिटी बेसिस विल बी फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ डीओपीटी इंस्ट्रक्शन, मतलब अगर 2 से ज़्यादा ट्रांसफरिंग है तो उनकी सीनियरिटी जो है वो डीओपीटी इंस्ट्रक्शंस के थ्रू आपकी
देखी जाएगी। ठीक है, इसमें साफ साफ दिया गया इंटर रीजन ट्रांसफर रिक्वेस्ट विल बी कंसिडर्ड फॉर द स्टेट एंड द ट्रांसफरी विल बी लाइबल टू पोस्टेड एनीवेयर इन द स्टेट बाय द कॉन्कर्न अपॉइंटिंग अथॉरिटी। ठीक है, अब इंटर रीजन ट्रांसफर में आप किसी भी स्टेट में अगर आप ट्रांसफ़र लेते हो तो वो जो स्टेट की जो कॉन्कर्न अथॉरिटी होती है ESIC की, वो आपकी उस स्टेट में कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग जो है वो आपकी डाल सकती है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि आपका इसमें नीचे और दिया गया है कि जितने भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती हैं, ठीक है, जब अपॉइंटिंग लेटर आपका इशू करती हैं, तो चाहे आपका अपर डिविजनल क्लर्क मल्टीटास्किंग स्टाफ का हो, तो वो अंडरटेकिंग लेती हैं और अंडरटेकिंग में आपका ये लिखा हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, पूरा पढ़ लीजिए। हिज हर सर्विस आर लाइबल टू ट्रांसफर एंड पोस्टेड एनीवेयर ऑफ द ऑफिस इंस्टीट्यूशन ऑफ ESIC। मतलब अंडरटेकिंग में साफ साफ लिखना होता है कि मतलब ये मैं किसी भी तरीके से कहीं पर भी, मतलब उस स्टेट में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में या ESIC की आपकी किसी भी ब्रांच में आपकी, चाहे वो रीजनल ब्रांच हो, आपकी कोई भी हो, वहाँ पर आपकी पोस्टिंग जो है वो आपकी की जा सकती है। ठीक है, फिर क्या है कि ट्रांसफ़र ऑफिशियल जो है वो रिलीव्ड हो जाता है प्रेजेंट प्लेस से। ठीक है, ओनली आफ्टर रिसीव्ड ऑफ ए न्यू प्लेस ऑफ पोस्टिंग बाय रिस्पेक्टिव रीजन। मतलब जब किसी दूसरे रीजन से आपकी जो है जॉइनिंग वगैरह मतलब अपॉइंटिंग वगैरह का आ जाता है, तभी आपको रिलीविंग जो है वो आपको दी जाती है। ठीक है, अब क्या है, क्वालिफाइंग सर्विस कंडीशन फॉर द पर्पस ऑफ ग्रांटिंग प्रमोशन टू द नेक्स्ट पोस्ट विल बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ हिज जॉइनिंग इन द न्यू रीजन। ठीक है, मैंने जो चीज़ अभी आपको बताया कि आपकी सीनियरिटी जो है वो आपको लूज करनी पड़ती है, और यही पॉइंट जो आपका दिया गया है कि आपका प्रमोशन के लिए जो भी कंडीशंस जो क्वालिफाई होती है वो आपकी तभी आपकी क्वालिफाई कब से होगी, जब आप न्यू रीजन में जिस डेट से आप ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखिएगा, नवा पॉइंट। ठीक है, अब इसमें बाकी आपको दिया गया है कि नो TA आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी अगर कुछ भी है तो उसके लिए क्या रहता है, तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपको दिए गए हैं। सो मेक श्योर अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको ये PDF अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, बाकी अगर कुछ भी अपडेट आती है मैं इस चैनल पे फटाफट से आपको बता दूंगा। सो मेक श्योर चैनल फटाफट से सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि मैं जितना ज़्यादा हो सकता हूँ आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए मटेरियल ला सकूँ, आपको जानकारी दे सकूँ। ओके, बस उसके लिए आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक आप लोग जरूर किया करिए।